दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं, बड़ा ही अच्छी जगह है ये, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं और अपना परिचय खुद ही देंगे। अपना परिचय आप दीजिए। जी, मेरा नाम राम प्रकाश मिश्रा है। मैंने 3 विषय में किया है, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री और पत्रकारिता। मेरा हिंदी में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी में एमए में हिंदी में 4th पोजीशन प्राप्त की, फर्स्ट क्लास एमए करके। फिर पीएचडी किया निराला की कला का चेतना और छायावाद काल। गणपत साहब डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर में मैं हिंदी लेक्चरर रहा। वहाँ का माहौल बड़ी अच्छी भावना से जाके कि शिक्षा जगत में हमारे व्यक्तित्व को हम कुछ करने लायक होंगे और कुछ ऐसे अच्छे स्थान पे पहुँच के किसी उसको कुछ दे सकेंगे। लेकिन वहाँ के माहौल को देखकर 4-5 साल पढ़ाने के बाद इन विद्यालयों में डिग्री कॉलेज हुआ, इंटर कॉलेज हुआ, सामान्य लोगों का, सामान्य ढंग से जीवन बिताने वाले लेक्चरर्स का बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। जी, इस शोषण का परिणाम है कि ज़्यादातर ये डिग्री कॉलेज चलाने वाले, मेरा संबंध विशेष रूप से डिग्री कॉलेज था, तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा। वो अपने जीवन में न सुखी हैं, न दूसरे को सुखी रहने दिया है उन्होंने। तो अब ये इतर है फिल्म लाइन में मैं कैसे आया। फिर मैंने गणपत साहब डिग्री कॉलेज के जातिगत आचरण से मुझे शिक्षा जगत से ही वितृष्णा हो गई। संयोग से मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। वहाँ पहले भी जाता रहा, लेकिन वहाँ कुछ मेरे मित्र ऐसे थे जो साप्ताहिक पेपर निकालते थे, क्रांति व्रत। उसमें मैं पहले उप संपादक हुआ, फिर सहायक संपादक। उसके बाद क्रांति व्रत के संपादक मिस्टर गौतम ने एक फिल्म बनाने का विचार किया, दीमक। हाँ, समाज में उन प्रवृत्तियों का जो दीमक की तरह समाज को खोखला किए जा रहे हैं। जी। तो लिखने के बाद फिर उन्हीं दीमकों ने दीमक बनाने वाले को खा लिया। वो फिल्म बना नहीं पाए। हाँ, और मैं जब फिल्म जगत में मैंने प्रवेश किया तो मुझे मल्लिका फिल्म दिखा। मल्लिका। और वो भी कुछ लोग तो इसलिए फिल्म बनाते हैं कि बस काम चलता रहे, अपनी वृत्तियाँ, अय्यासियाँ पूरा करें। उसी अय्यासियों में ये भी डूब गया। फिल्म में प्रवेश करने वालों को जब तक वो किसी स्थान पे नहीं पहुंचता जी, तो उसके जीवन में केवल भटकाव ही रहता है। और कहीं कहीं एक पढ़े लिखे आदमी के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति में पहुँच कर बड़ा कोफ्त होता है अपने आप से, क्यों चला है ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया नहीं, न हमारे संस्कार उससे मिलते हैं, न हमारा जीवन दर्शन मिलता है, न हम मिल पाते हैं जी। और हम बता भी नहीं सकते अच्छा, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का बड़ा सात्विक परिवार रहा है जी, और उसी ढंग के रिश्तेदार थे, तो ज़्यादातर मुंह बिस्का के फिल्म लाइन चला गया। तो ऐसा लगता था कि कोई खामखा मुझे गाली दे रहा है। और फिर कुछ घटनाएं ऐसी थी जी कि लोग जाके फिल्म में काम पाने के लिए, विशेष रूप से मैंने देखा कि लड़कियां जो हैं वो पुरुष से ज़्यादा रिस्क लेने में तत्पर रहती हैं। अच्छा। और इतने कोई भी आके एक ऑफिस लेके, ये मैं फिल्म का निर्माता हूँ, किसी हम ऐसे जिनका अनुभव नहीं था, ऐसे लोगों को बैठा के, ये राइटर है महोदय हैं, ये फिल्म लिख रहे हैं, इन्होंने इतनी फिल्म लिखा है, ये है वो है, दुनिया भर के करके वो इसीलिए आते हैं। वो निर्माण जो है सब नहीं कर सकता, निर्माता सब नहीं हो सकता, तो वो केवल उसी में डूब जाते हैं कुछ दिन। जिसका पहले से कोई फिल्म लाइन में न हो, उस दिन उसका अनुभव ऐसा ही रहता है। बाद में मुझे दिलीप शुक्ला से मुलाकात हुई।
तो उस समय इनका घायल रिलीज हो गई थी। घायल? घायल एक काफ़ी प्रसिद्ध गायक था अपने ज़माने की, सबसे अच्छी। घायल वो सनी देओल की मूवी? जी हाँ, जी हाँ। काफ़ी हिट, सुपर हिट मूवी थी। सुपर हिट रही थी। तो उनके साथ मैंने उनके सहायक राइटर के रूप में दिव्य शक्ति, एलान, उड़ान, जज्बात, अंत, दामिनी। अच्छा, दामिनी में भी रहे आप? हाँ, दामिनी में सहायक राइटर के रूप में रहा, लेकिन क्योंकि वहाँ भी मेरा शोषण नहीं हुआ, नाम मेरा इन फिल्मों में कहीं नहीं रहा। अच्छा, आपने इस फिल्मों में काफी सपोर्ट किया? लिखा मैंने ज़्यादातर वो किया। तो फिर उसके बाद अच्छा, दिलीप शुक्ला को मुझसे, अच्छा, क्योंकि वहाँ रहने का होटल में 3 स्टार होटल में सालों साल बुक रहता था जी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि दिलीप शुक्ला जो हैं वो मुझसे कतरा रहे हैं कि कहीं मैं इनके प्रोड्यूसर को न पकड़ लूँ। अच्छा। हाँ, उनमें ज़रा सा ईर्ष्या हो गई, क्योंकि दिलीप शुक्ला लखनऊ के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन 8वीं फेल जी। तो भाग्य बनी रहे। तो ऐसे लोगों को जो कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको सामान्य ढंग से वो पचा नहीं पाता। तो वो सबसे पहले कि मैंने अगर जहाँ किसी ने पूछा पढ़ाई के बारे में, वैसे तो फिल्म लाइन में कोई पढ़ाई की न जरूरत है न कोई पूछता है, किसी ने पूछा तो मैंने इनका रिएक्शन देखा तो बड़ा अजीब सा, ये सब क्यों बताते हैं मिश्रा जी, ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा ये मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, अपनी उपलब्धियाँ बता रहा हूँ जिसके दम पे। फिर राकेश कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी, तो उनके संपर्क में आया। उन्होंने जय श्री राम एकांकी जो था सीरियल जी कि जी चैनल से बनाने का उनको ऑफर मिला। ये जय श्री राम किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये है करीब 90 की। 90? हाँ, मैं 82 में मैंने 3 विषय में करके यहाँ से फिर वहाँ गया। 82 के बाद वही 90 के आसपास की बात है जी। तो उसमें इन्होंने दिलीप शुक्ला से एक्चुअली बात हुई, लेकिन दिलीप शुक्ला ने कहा कि मैं साहित्यिक चीज़ें लिख नहीं सकता। अच्छा। तो मिश्रा जी आप डायलॉग लिखिए और स्क्रीन प्ले के बारे में हम चर्चा करेंगे। और तरह के संयोग से उन्होंने जिन लोगों से राकेश कुमार की बात थी, जी टीवी वालों ने, उनका ट्रांसफर मतलब उनको निकाल दिया गया चैनल से ही। जी टीवी में थे जो लोग थे जिन्होंने कहा था, इनको ऑफर किया था, हाँ, वो निकाल दिए गए। अच्छा, उनको निकाल दिया? हाँ, मालूम नहीं, उनकी अपनी अंदरूनी बात थी। अच्छा अच्छा। तो ये पायलट शूट करने के बाद, पायलट बहुत अच्छा बन पाया था, पायलट शूट करने के बाद भी ये जय श्री राम का पायलट, जय श्री राम का पायलट जय श्री राम ही हो गया। अच्छा। उसके बाद हाँ, वही समाप्त हो गया। और इस तरफ से दिलीप शुक्ला जी से भी मेरा, और मैंने वहाँ देखा कि आज तक मैंने जितने डायरेक्टर से काम किया, के साथ काम किया, मैंने उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी प्रतिभा संपन्न और राइटर से काम की चीज़ें निकाल लेने वाला डायरेक्टर राजकुमार संतोषी रहा। जी, राजकुमार संतोषी। हाँ, और इसी बीच मैंने भोजपुरी की फिल्में लिखी। अच्छा, मतलब हिंदी किया, फिर उसके बाद भोजपुरी भी आपने किया? भोजपुरी किया। हाँ। तो भोजपुरी में सिंदूरवा के रंग हजार और गौना, गंगा के पार सैया हमार। सिंदूरवा के रंग हजार ये किया। उसके बाद गंगा के पार सैया हमार। गंगा के पार सैया हमार। दूसरा गौना। तीसरा आपने किया गौना। ये तीनों भोजपुरी हैं? तीनों भोजपुरी हैं। इसके बाद भी कुछ किया आपने? इसके बाद फिर हम कहीं स्थिर होकर रह नहीं पाए। वजह क्यों स्थिर नहीं हो पाए आप? वजह भोजपुरी में का, आज की भोजपुरी में और उस समय की भोजपुरी में काफी फर्क था। अच्छा, भोजपुरी में अश्लील गाने पहले, अब तो इन दिनों में देख रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं, वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रचारक होती हैं। जिसने यूपी और बिहार को देखा नहीं, वो सोचता है कि यूपी बिहार वाले ऐसे ही होंगे, ऐसे ही अर्धनग्न मोटी मोटी लड़कियां
तो डांस करती हुई, गंदे डांस करती हुई, हाँ, है, यही कल्चर है इनका। तो मतलब क्या ऐसा प्रोजेक्ट पहले आपके टाइम पे होता था या और क्या, उस समय होता था ऐसा? उस समय भी होता था। और जबकि ये मैंने पाक साफ फिल्में लिखी मैंने। उन गानों के एक फिल्म तो मैंने भोजपुरी गाने को देख कर ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो अब मैं जब भोजपुरी फिल्में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इनका स्तर सुधर गया है। मतलब अब पहले के मुताबिक भोजपुरी फिल्में अच्छी हो गई हैं क्या? बहुत अच्छी हो गई। लेकिन इधर भी तो काफी पिक्चरें आती हैं जो काफी गंदे गाने और ऐसा भी रहता है, लोग काफी उसकी आलोचना भी करते हैं। देखिए, आलोचना करने वाले तो भगवान की आलोचना करते हैं, समझे। फिल्मों में आप केवल वो आपको समाज सुधार के लिए नहीं बनती, कुछ फिल्में हैं जो समाज सुधार के लिए बनती हैं, बाकी जो आदमी फिल्म बनाता है वो टोटल बिजनेस करता है। आप बिजनेस माने हाँ, किस तरह से, जैसे 10 रुपए लगा के फिल्म बनाए। अगर गंदगी देखने के आदि हैं तो गंदी फिल्में दीजिए। अच्छा, मतलब गंदी फिल्म होगी तो चलेगी। हाँ, जो इस लिहाज से देखते हैं कि कैसे हमारी फिल्में चलेंगी, हमारा बिजनेस, कहीं आप पैसा लगाएंगे तो सोचेंगे कि उसका रिटर्न आए। हाँ। अगर आप बहुत बढ़िया दुकान हो नाई की, लाखों रुपया खर्च करके आप एक नाई की दुकान खोलिए और वो सरदारों के मोहल्ले में, तो कितने दिन चला पाएंगे? न उनको दाढ़ी बनाना है, न बाल कटवाना है। हाँ, तो हर आदमी उसका रिटर्न चाहता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम उस सिस्टम को जो चल पड़ता है जी, हवा के प्रतिकूल कोई चलना नहीं चाहता जी। वो चलेगा जो रिस्क लेने का आदी होगा, बहुत पैसे वाला होगा। ज्यादातर भोजपुरी कौन बनाता है जी? हाँ, बताते रहिए। बनाता था पहले। हाँ। जिसने जाके यहाँ भट्ठा चलाया, उससे पैसा लिया, जाके उसको लगा कि हम नए नए रईस हुए हैं, हम जाएं किसी हीरोइन से तो बात ऐसे करते हैं, गुटखा खा के, पान खा के, लार टपक रही है, कुर्ते उड़ते पे चल रहा है। तो ऐसे भोजपुरी बनाने वाले सब आते थे। अब तो ठीक ठाक लोग आने लगे, तो वहाँ से भी फिर मैंने और राकेश कुमार की तारीख द फाइनल डे लिखा। तो ये फिल्मी बंधु लखनऊ के, तो तब जया बच्चन उसकी अध्यक्ष थी जी, फिल्मी बंधु की। अच्छा। तो वो फिल्म देख के उन्होंने कहा ऐसा ये फिल्म राकेश कुमार ने बनाया, क्योंकि राकेश कुमार ने काफ़ी अमिताभ बच्चन की काफ़ी फिल्में बनाई थी। तो उनको 2, 5 और मिस्टर नटवर लाल, खून पसीना, ये सब राकेश कुमार की फिल्में थी। तो उन्होंने ये बनाया। बीच में उनकी राइटिंग में वो समझते थे कि मैंने इतनी उपलब्धि कर लिया है, इतनी फिल्में बना लिया है कि लोग मेरे नाम से चलेंगे। अच्छा। हमने कहा श्रीमान जी, जब आपके स्टोरी में ना सर दिखाई पड़ रहा है, ना पैर दिखाई पड़ रहा है जी, और बीच में आप अपने ढंग से लिखाना चाहते हैं, तो ये है इस फिल्म के भविष्य के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। तो उनको बुरा भी लगा। फिर बाद में उनको मैंने कहा कि एक काम कीजिएगा, मेरे ऊपर एहसान कीजिएगा कि आप मेरा नाम नहीं दीजिएगा फिल्म में। अच्छा। राइटर के रूप में। मतलब आपने लिखा? अरे ऐसी तो बहुत फिल्में, बहुत दीन, शुरू में दीन दुखी बहुत हैं फिल्म लाइन में बॉम्बे जाके जी। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम दिया। अच्छा, मतलब स्टोरी स्टोरी जो है आपने लिखी और नाम बेटी का हो गया। क्योंकि वो मेरी रह ही नहीं गई। जब आप ज्यादा इंटरफियर करेंगे किसी काम में, तो मैंने छोड़ दिया कि भाई आप अपने ढंग से कहिए, जो कहिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब मतलब आपके हिसाब से स्टोरी नहीं हो पाई? हाँ, स्टोरी थी, लेकिन उन्होंने उसको अपना रंग देते ये दिखाते हुए कि जब आदमी में घमंड आ जाता है तो वो पतन के दरवाजे पे पैर रख देता है। इतने लोगों को डील करना और कोई निर्माण करना, निर्माण सुख बड़ा मादक और सारहीन होता है। अपने को नियंता समझने की मनुष्य की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है जी। जब आप निर्माण करते हैं, सोचते हैं कि मैं तो ब्रह्मा बन गया हूँ, और जहां आपने एक अहम आ गया, आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। मैं तो बात तो सही है। हाँ, बताइए। बोले भाव मिले रघुराई। तो
और वहाँ हर आदमी एक्टर है, हर आदमी दिखाया करता है, हर लड़की अपने को इस दुनिया से कहीं अलग समझती है। नहीं, तो उस समय फिर मैंने लिखा जिंदगी एक भंवर सीरियल। ये आपने कब टाइम इसका कब? मैंने लिखा करीब 8 साल तक मैं घर पे हूँ। अच्छा। इसको मैंने लिखा करीब 9-10 साल पहले। 9-10 साल पहले अगर हम मान लें, ये 24 चल रहा है। हाँ। तो 9-10 साल का मतलब ये हुआ 16 की बात हो सकती है। अवश्य हो सकती होगी। ये सुहेब चौधरी इसके प्रोड्यूसर रहे हैं और डायरेक्टर तो बदलते रहे हैं। फिर इसमें मेन था कि जब राजनीतिक व्यक्ति के घर में जो राजनीति की ऊंचाइयों पर जो शख्सियत पहुंच गया, तो उसके घर पे जब उसके घर के हर मेंबर में राजनीति के कीटाणु पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होने लगती है, तो उस परिवार का, उस राजनीतिक परिवार का के सदस्यों में कितनी कटुता आ जाती है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और ये है डीडी नेशनल का था ये सीरियल, करीब 1.5 साल चला। डीडी नेशनल पर भी आपने काम किया? हाँ, और मैंने तो उसमें इसमें कल्याण मंत्रालय की कई छोटी छोटी लघु फिल्में लिखी। अच्छा। तो इन सब में सीरियल और इन लघु फिल्मों में लिखने के बाद मुझे आत्मसंतोष हुआ। मुझे ये विश्वास हुआ कि मुझे मेरी बातों का को महत्व दिया जा रहा है। महत्व दिया गया। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने इन सब से जब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ये तो मैं दूसरे के इशारे पे चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो छोड़ के चला था वहाँ से कि डिग्री कॉलेज का, फिर मैंने यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम हिंदी पढ़ाना चालू किया। अच्छा, ये कहाँ पे? ये इसकी यूनिवर्सिटी है कहाँ? मेन यूनिवर्सिटी जो है नासिक में है। वहाँ पे आप पढ़ाते थे? नहीं। और इसका एक ब्रांच जी बॉम्बे सेंटर में है। बॉम्बे में? तो बॉम्बे में आपने कुछ दिन पढ़ाया? बॉम्बे में मैंने करीब 2 साल पढ़ाया। 2 साल? तो बॉम्बे में किस जगह पे था? ये बॉम्बे सेंट्रल में। सेंट्रल में? हाँ। तो मुझे लगा कि वहाँ जी हिंदी भाषियों को या हिंदी जानकारों को वहाँ के विद्यालय में, वहाँ के डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो अच्छे रूप में देखती हैं। महाराष्ट्रियन वगैरह जो है ना, वो वहाँ के जो हिंदी टीचरों की काफी पसंद है। हाँ, काफी इज्जत कर चुकी। और एक प्रबुद्ध वर्ग जो है, आपको किससे इज्जत मिलती है? जो आपके स्तर का होता है। या आपसे जरा ऊंचा हुआ तो आपको छोटा समझ रहा है, आपका नीचा हुआ तो सोचता है हमको, तो वो कहीं नहीं, जो आपके समान उसमें रहता है। अगर क्षेत्र जो है, आपका कार्य क्षेत्र जो ऐसा है। और वैसे तो जिंदगी में हर तरह के लोग होते हैं और हमको कहानियों के पात्र वहीं से तो मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा अब सीधा सीधा सवाल है। हाँ जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, पिपरी खालसा गांव। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश है, प्रतापगढ़ में खालसा गांव में आप हैं? हाँ, और नहीं, प्रतापगढ़ पिपरी खालसा, बड़े गांव को खालसा है। अभी उर्दू पूरी तरह से, मतलब एक तरीके से हम ये कहें प्रतापगढ़ जिले में पिपरी खालसा में आप मौजूद हैं और हम उसी जगह बैठे हुए। जी हाँ, ये मेरा गांव है। हाँ। अब 4-5 गाय पाल लिए हैं। अच्छा, मुझे सोचा कि मैं अपने फिल्म इंडस्ट्री अपने विद्यार्थियों के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे जो सुख। तो हम आपसे अब 1-2 सवाल और पूछेंगे। हाँ जी, पूछिए। तो जैसे कि आपका शुरुआत से यही मकान यही रहा है? हाँ, नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ससुंदरलाल हॉस्टल में रह के मैंने। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो आपने पढ़ाई किया। हाँ। लेकिन आपका होम टाउन मेन यही है। हाँ जी। तो पहले आपने पढ़ाई की? जी। ये लगभग किस पढ़ाई किया। और मैंने 74 में, मतलब 72 में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से 1972। हाँ, 1972। और 74 में मैंने जी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हिंदी में एमए किया और फिर राजस्थान के जयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पत्रकारिता में एमए किया। पत्रकार भी रहे हैं आप? हाँ, तो पत्रकार क्या रहे हैं, मैं उप संपादक से सहायक संपादक रहा हूँ। संपादक थे? साप्ताहिक पेपर में बॉम्बे में। कौन सा पेपर था? पेपर का नाम याद होगा आपको? क्रांति व्रत। क्रांति व्रत। हाँ, इसमें आप संपादक थे? सहायक संपादक। सहायक संपादक। हाँ, संपादक तो हम शुरुआत से लेते हैं, शॉर्टकट में ले लेते हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन रहा है। हाँ। आप इस गांव में रहते थे और गांव से रहते रहते आपके अंदर ये फिल्म लाइन का जुनून कैसे आ गया? गांव से नहीं आया। हाँ, गणपत साहब डिग्री कॉलेज में पढ़ाने से मैंने जिस चीज को एक पूजा स्थल समझा था कि किसी तीर्थ स्थान में जाएं और वहाँ जो आपने यहाँ से या पढ़ के किसी से सुन के जो धारणा बनाई थी, वहाँ पे जाके उसका उल्टा देखिए। हाँ, तो एक चोट, एक धक्का सा लगता है। और यहाँ बगल में मेरे डिग्री कॉलेज है, इन्होंने कहा घर में बैठे रहते हैं, पढ़ा लिया कीजिए। 2 महीने गया, अच्छा नहीं लगा आपको? यहाँ देखिए, एक मर्यादा होती है परिवार में रहने की, शिक्षा जगत में भी रहने की। वह वहाँ आज के उसमें न अध्यापक पढ़ के पढ़ाते हैं ऐसे स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में। ये केवल शिक्षा की दुकानें हैं, न किसी को कायदे का वेतन मिलता है, न कोई देखने वाला है। बस ठीक है, खा रहे हैं। तो क्या वो प्राइवेट था? क्या प्राइवेट था? नहीं, स्व-वित्त पोषित। आप फीस से ही चलाइए उसको, यूनिवर्सिटी को उसके अनुसार आप पैसा देते रहिए, दुकान चलाते रहिए, एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी। अच्छा, मेन पॉइंट पे आता है। ये जो बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा, सीरियल, टीवी, ये कैसे आपके अंदर कब से शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। मैं पहले ही पत्रिकाओं वगैरह में लिखता रहा हूँ। मैंने काफ़ी गीत भी लिखे हैं जो साहित्यिक हैं, और मैंने कुछ आलोचनात्मक किताबें भी लिखी हैं जी। हाँ, और वो अब तो बहुत एक अरसा गुजर गया। पहले मेरे पास उन किताबें रखी हुई थी, अब तो यहाँ से बॉम्बे चले गए तो मेरी लाइब्रेरी ही। अच्छा, आपने लिखने से शुरुआत किया? हाँ, लिखता था, पढ़ाता था। आपने लिखने से शुरुआत किया। उसके बाद फिर आपको मुंबई जाने का कैसे मतलब दिमाग में आया ये कि हम मुंबई चले, ये कैसे कब बनेगा? ऐसा है, मेरी पत्नी बॉम्बे की है, वैसे वो जौनपुर में उनका घर है, लेकिन वहीं रहती थी। जौनपुर से शादी हुई, फिर वो पूरी फैमिली रहती थी, वहाँ जाना हुआ। तो फिर वहाँ यहाँ से गणपत साहब से मेरा मूड उखड़ा ही था, जाके वहाँ से, और यहाँ जो क्रांति व्रत के ऑफिस में गया, एक वैकेंसी निकली थी, तो गया, तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। तो मैंने कहा कुछ दिन ही चलते हैं। जब उन्होंने फिल्म यहाँ से वहाँ तक जाने तक और उस पेपर में, साप्ताहिक पेपर में काम करने तक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फिल्मों में जाना पड़ेगा। हाँ, और फिर गया तो काम मैंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन उतना नाम नहीं मिला। फिर भी मैं आज ये बड़े फक्र से कहता हूँ कि अगर फिल्म लाइन की तरह हम आप, हमारे समाज पारदर्शी हो जाए, वहाँ न जातिवाद है, समझे आप, निम्न स्तर पे तो हर आदमी में कुछ न कुछ वो है, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ है, लेकिन वहाँ अगर आप बड़े लोगों में करते हैं तो न वहाँ कोई जातिवाद है, न कोई भी भेदभाव, कुछ नहीं, और सब कुछ खुलापन है मुंबई में। हाँ, आप ये मुंबई की बात कर रहे हैं। हाँ, प्याज की तरह छिलकों में नहीं जीते कि एक छिलका। वहाँ पे सब जाति को एक बराबर समझते हैं? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को ही बनाएंगे, हम सवर्ण हैं, हिंदू हैं तो हम हिंदू को ही लेंगे। अच्छा, जो प्रॉब्लम आपको यहाँ यूपी में आई है, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में, तो क्या ये प्रॉब्लम आपको बॉलीवुड में भी आई थी? क्या नहीं आई वहाँ पे? वहाँ न कोई, सुनिए, आपका काम देखते हैं, मुझे किसी ने मेरी डिग्री नहीं पूछा। आप, हाँ, एक है कि जो स्वार्थी तत्व है, किसी को उभारने नहीं देते, वो किसी भी ऐसे उसमें है कि नाम नहीं देंगे और कहेंगे कि हाँ ये तो मैंने ही लिखा है, अपना नाम दे देंगे। ये भी तो एक प्रॉब्लम ही तो है। नहीं, ये प्रॉब्लम, देखिए, हर नए उसमें हर आदमी शोषण करना चाहता है, लेकिन एक चीज है कि इतनी ऐसी फिल्म लाइन नहीं है कि आप
चार आपकी जाति क्यों हैं, तो उसके बीच ही रहें, उन्हीं लोगों को चुन चुन के लाइए। काम देने के लिए ऐसी बात नहीं है। मैं सुहेब चौधरी के साथ में 1.5 साल रहा हूँ जिंदगी एक भवन में। सुहेब चौधरी के बारे में जरा बताइए, छोटा सा परिचय होंगे। सुहेब चौधरी, और वो स्टार टीवी में प्रोडक्शन मैनेजर था। कभी इस फैमिली से उसका कोई मतलब नहीं था। मेरे रहते ही उसका इनसे संबंध हुआ, और वो कभी यहाँ आता जाता नहीं था। वो अपनी दुनिया में, फिल्मी दुनिया में मस्त रहता। तो उसके साथ मुझे राइटिंग में, रहने में, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो तो कहा काम करिए और किसी कुंठा से, किसी रूढ़ियों से न जुड़िए। अगर हम, तो आपने उनके साथ काम किया? हाँ, 1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर क्या किए आप? उसके बाद मैं घर आया। 1.5 साल मतलब सीरियल की लिखाई, कलम की मजदूरी है रात दिन। आप दुनिया को भूल के लिखते रहिए। कौन कौन सा सीरियल आपने लिखा? मैंने सीरियल तो ज़्यादा नहीं लिखे, समझे। जो भी लिखा आप बताइए। वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। आपने बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर दिया। मैंने आपको बताया कि इसमें था जो जय श्री राम आपने लिखा। हाँ। उसके बाद क्या लिखा आपने? उसके बाद हम फिल्म लिखते रहे। फिर यहाँ तक ज़्यादा लिखने का टाइम मिला। फिर ये मिला सीरियल। तो मेरा पहला अच्छा सीरियल ही था। अच्छा, मतलब एक सीरियल आपने लिखा है? हाँ, बाकी छोटी मोटी तो बहुत लिखा, जिसमें बहुत ज़्यादा गिना है और नाम ही ना हो तो बेकार है। मार्केट में जो आई है उसके बारे में बताइए। जय श्री राम बहुत चला है। जय श्री राम चला। हाँ, बाकी फिल्में चली हैं। फिल्में आप बताइए, कुछ हैं जो भी आपकी लिखी हुई है मार्केट में, उसमें आपका नाम भी हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, आपने सिंदूरा का रंग हजार देखी, गंगा के पार सैया हमार देखी, भोजपुरी में। हाँ, ये आपका लिखा, आपका नाम है बराबर। और तो ज़्यादातर है, लेकिन मुझे अभी 2-3 फिल्म लिखने का ऑफर है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। कहाँ नहीं जा पा रहे हैं? बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे से आपको बुलाया जा रहा है? बुलाया जा रहा है, क्योंकि अच्छा, वहाँ से बॉम्बे से आने के बाद तो क्या वजह क्या है जो नहीं जा पा रहे हैं आप? नहीं, बॉम्बे से आने के बाद मेरे ब्रेन का यहाँ ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद मैं 2 साल तक कहीं जाने लायक ही नहीं था कि अकेले न चलें, इनका कहीं गिर सकते हैं, कहीं कुछ हो सकता है। तो फिर रुक गया, यहीं हो गया, यहीं का होके रह गया। अब यहाँ खेती बाड़ी है, बेटे दोनों बाहर हैं, और परिवार आपका पूरा सब यहीं है? सब यहीं, दोनों बेटे बाहर हैं। अच्छा, बेटे बाहर हैं। हाँ, तो मैं पत्नी यहाँ रह रहे हैं, एक बहू है बड़ी, तो इन दिनों है वो। तो अब फिर 4 10 गाय हैं, तो उसी के बीच में दिन कटता रहता है। अच्छा। तो आपकी तो बड़ी इच्छा होती होगी कि स्टोरी लिखें? नहीं, तो लिख तो रहे हैं, लिखते रहते हैं, कुछ तो लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हैं। अच्छा, वैसे आपको मैंने अपने बनाए चित्र नहीं दिखाए। वाह, आप चित्र भी बनाते हैं? हाँ, वाह, क्या बात है। मैंने पेंटिंग काफ़ी किया है, अभी आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग बीच में कह रहे आप बेकार भटकते रहे, आपको इसी को, पेंटिंग को ही अपना पेशा बना देना चाहिए था। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि इन्होंने बताया बॉलीवुड और अपनी ज़िंदगी के बारे में, इन्होंने कॉलेज में भी काफ़ी स्टडी किया है और अनुभव लिया, उसको सब कुछ शेयर किया है इस वीडियो में। तो बॉलीवुड में रह के काफ़ी स्टोरी इन्होंने लिखी है और सीरियल को भी किया है। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तबीयत की वजह से वो यहाँ पे रह गए, दोबारा नहीं जा पाए। उनके लिए ऑफ़र भी आते हैं, आ भी रहे हैं, इनको बुलाया भी जाता है, स्टोरी की मांग भी की जाती है कि आप आइए, स्टोरी लिखिए, हमको भेजिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने यूपी में जैसे लोग कलाकार हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी बॉम्बे जाएं, कुछ करें राइटिंग में, एक्टिंग में, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो 2 शब्द आप कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर देखिए, बॉम्बे ऐसी महानगरी है कि आपको संघर्ष बहुत कराती है अगर आपका कोई नहीं है। दूसरी बात कि आप आज की महंगाई में बॉम्बे ऐसे शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ रहेंगे, बाहर बन जाएंगे, तो वहाँ भी आपको बहुत ही कोई अच्छा मतलब जैसे कि एक्टिंग मामले में या राइटिंग मामले में XYZ कोई भी फिल्म लाइन संबंधित अगर उसको मुंबई जाना है तो खैर हम दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, टू भी कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे
तो हम बात करेंगे अनुभव के बारे में, और दूसरा कि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो उसमें आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि लोग किस तरीके से मुंबई जाए और उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, हम वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं।